नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया, साथ ही कई राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी का भी जिक्र करते हुए इसे रोकने की नसीहत दी। साथियों, वैक्सीन अभियान को लेकर कई साथियों ने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पर इस लड़ाई में वैक्सीन अब 1 साल के बाद हमारे हाथ में एक हथियार आया है। ये प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। वैक्सीन क्यों वेस्टेज हो रही है, इसकी भी राज्यों में समीक्षा होनी चाहिए। और मैं मानता हूं हर रोज शाम को इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहनी चाहिए और हमारी सिस्टम को प्रोएक्टिव लोगों को कांटेक्ट करके एक साथ इतने लोग मौजूद रहें ताकि वैक्सीन दे, वैक्सीन वेस्टेज न जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन इलाकों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने पर जोर दिया। दूसरा जो विषय मैंने कहा, आरटी-पीसीआर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवश्यक है ताकि नए केसेस की पहचान तुरंत हो सके। स्थानीय प्रशासन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की दिशा में हमें आग्रह करना चाहिए। वो वहीं पर काम तेजी से करें। हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे ताकि संक्रमण का दायरा फैलने से रोकने में वो मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने इस महामारी को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं हमारे साथ। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं। मनोज शर्मा हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे पहले विक्रांत का रुख कर लेते हैं। और विक्रांत, किस तरीके के दिशा निर्देश आज मुख्यमंत्रियों से रूबरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए? देखिए, जिस तरह से अब कोरोना के दोबारा जो सेकंड वेव है उसमें जो चिंताएं हैं वो राज्यों के साथ भी सामने नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री आज जब बात कर रहे थे तो ये साफ था कि केंद्र भी उसे लेकर के उसी शिद्दत से चिंतित है। और इसी कारण प्रधानमंत्री ने ये कहा कि राज्यों ने अब तक एक बेहतर लड़ाई लड़ी है, जिस कारण कोरोना को हराने में अभी तक कामयाब रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की खास तौर पर बात करें, वहां की जिस तरह से पॉजिटिविटी रेट बढ़ी है वो काफी चिंता करने वाली बात है। और इसी कारण
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और आइसोलेशन रखने की जो प्रक्रिया है, जो पहले बड़ी गंभीरता के साथ निभाई जा रही थी, उसी का एक बार दोबारा से उसी गंभीरता के साथ पालन किया जाए और एक बड़े पैमाने पर जो इलाके, जो ज्यादा प्रभावित जिले हैं देश के, उन इलाकों में ये ज्यादा तेजी से इस काम को लाया जाए। दूसरी एक बात जिसकी तरफ सभी को ध्यान रखने को कहा गया है कि दवा की वेस्टेज ना हो, क्योंकि वैक्सीनेशन बनाने में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी मेहनत की और आज भी देश की बड़ी आबादी तक वैक्सीनेशन पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। हालांकि रोज 25 से 30 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर वेस्टेज भी हो रही है। 3 राज्यों का बाकायदा उदाहरण भी दिया कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश करीब करीब 10% वैक्सीन वहां पर वेस्टेज में जा रही है। तो उस वेस्टेज को भी काबू करने के लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया। तो आज की बैठक से एक बात जो साफ निकल के आ रही है कि पीएम ने कहा कि राज्यों को उसी तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरीके की कोरोना के पहले वेव के समय की गई थी, क्योंकि इस समय अगर कोई भी ढिलाई की गई तो आने वाला समय जो होगा वो बहुत ही कष्टकारी होगा और लोग दोबारा से कोरोना की सेकंड वेव के शिकार होकर के उससे परेशान रहेंगे। ठीक है विक्रांत, रहिए जरा आप साथ। तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 29,000 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 188 लोगों की मौत हुई। मौत का आंकड़ा भी 2 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पिछले 24 घंटे में करीब 18,000 मरीज मिले हैं और इनमें भी 1,922 अकेले मुंबई से हैं। इसके अलावा केरल और पंजाब में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। पंजाब में 1,843 नए मरीज मिले, जबकि एक दिन में 27 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी कल 368 नए मरीज मिले। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। अभिषेक, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, खासतौर पर मुंबई से भी केसेस बहुत सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए वहां पर क्या इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं और लोग, क्योंकि महत्वपूर्ण लोग हैं, वो कितने जागरूक हैं? देखिए, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आज प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, तो उसमें महाराष्ट्र ने सीधा तौर पर 2 मुद्दे रेस किए। पहला तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो चल रहा है वो 3 लाख रोज वैक्सीनेशन हो रहा है, इसलिए महाराष्ट्र को डोजेज अधिक मिलनी चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया और प्रधानमंत्री ने भी इस पर सहमति जताई कि खास करके जो इलाके हैं, जो पॉकेट्स में जहां पर इस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए ताकि इसको रोका जाए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ आज जिस तरीके से राज्य सरकार ने कही कि हाफकिन इंस्टीट्यूट जो है उसको भारत बायोटेक के टेक्नोलॉजीज़ को शेयर किया जाए ताकि वो महाराष्ट्र के लिए अलग से वैक्सीन तैयार कर सके। इसको लेकर के भी आज प्रधानमंत्री से राज्य सरकार ने अपनी बात कही है। लेकिन इसके उलट एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि वैक्सीनेशन के बाद भी मुंबई में एक कपल दोनों डोज लगने के 1 महीने के बाद ही वो फिर से पॉजिटिव पाए गए हैं। ये चिंता की विषय है और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी ढिलाई किसी भी तरीके से नहीं की जाएगी, क्योंकि जो वैक्सीन है वो भले ही इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करती हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा बढ़ सकता है। और इसीलिए दवाई भी और कड़ाई भी, जो दोनों फार्मूले हैं, उस पर महाराष्ट्र सरकार सख्त हो गई है। और आज उन्होंने इसी तरीके से तमाम सारे मुद्दे और पॉइंट्स प्रधानमंत्री के सामने भी रेज किए हैं। और साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़, खासकर वैक्सीनेशन पर जो राजनीति महाराष्ट्र और सेंटर के बीच में है, उस पर भी राज्य सरकार ने कहा है कि इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अभिषेक, आप रहिए साथ। देखिए, सूरत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद प्रशासन वहां पर अब एक्शन में है। दूसरे राज्यों से सूरत आने वाले लोगों का अब 7 दिनों तक क्वारंटीन उनको रहना होगा और इसके साथ ही सूरत में सभी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश भी दे दिया गया है। चिड़ियाघर और पार्क भी आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। सूरत प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए शहर के 21 रूटों पर बस सेवा भी रोक दी है। साथ ही सभी ट्यूशन क्लासेस जो हैं वो 1 हफ्ते के लिए बंद रखने को कहा गया है। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए भी सख्त कदम उठाने जाएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद में भी कल से सभी पार्क, चिड़ियाघरों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जनक, किस तरीके के कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं
और लोग क्या वहां पर जागरूक दिख रहे हैं? क्योंकि लगातार राज्य सरकारें ये अपील कर रही हैं कि मास्क लगाइए कम से कम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हो रहा है वो? देखिए, जागरूक होते तो शायद ये जो दूसरी लहर जो खड़ी हो रही वो शायद नहीं होती। सूरत में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, आपको बताऊं 15-20 दिनों पहले जहां 30-35 रोजाना आंकड़े आते थे, अब वो 300 के पार कर गया है। तो ये आंकड़े हैं और वो भी चिंता का विषय इसलिए भी बना हुआ। यहाँ पे बताऊं कि जो स्ट्रेन की बात की जा रही है वो बाकी राज्यों या बाकी शहरों से मुकाबले जो सूरत में है वो लंदन स्ट्रेन का वायरस ज़्यादा है। ऐसे में संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी के चलते ये सख्ती आप जो देख रहे हैं सूरत नगर निगम की ओर से, वो इसलिए की गई है कि कोई भी बाहर से आए, चाहे किसी बाहर के शहर से भी आता है, तब भी उसको 7 दिन, भले ही आप अपना रिपोर्ट दिखाएं नेगेटिव होने का, तब भी 7 दिन आपको आइसोलेट रहना है। उसके अलावा स्कूल्स में भी रोज़ाना जो सर्वेलेंस होते थे उसमें जो टेस्ट पाए गए, उसमें कल ही 31 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद नगर निगम को लगा, इससे पहले 85 जितने बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे, तब लगा कि अब 1 हफ्ते के लिए सारी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी और उसके अलावा जो ट्यूशन क्लासेस है वो भी ऑनलाइन होंगे। कंटेनमेंट जोन है वहाँ की बसेज उन्होंने 21 रूट बंद कर दिया और यही स्थिति अहमदाबाद में है। तो कुल मिला के कहें कि सरकार अब कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी और सर्वेलेंस और टेस्टिंग पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है और वही बात आज पीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आगे भी रखी। ठीक, आप रहिए जरा सा। देखिए, कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। टीवी स्क्रीन पर अब आपके सामने 3 ये तस्वीरें हैं, दिल्ली, गाजियाबाद और जयपुर की, जहां ट्रेन के जरिए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की स्टेशन पर ही कोरोना जांच हो रही है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनोज, वहां पर जरा बताइए स्थिति क्या है, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं और आज जो ये मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वहां से क्या बातें कही गई, किस तरीके की दिक्कतें या समस्या अभी तक आई है? तो मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्य तौर पर चूंकि ये पूरा जो मीटिंग थी वो इस बात को लेकर थी कि प्रधानमंत्री के साथ कि आखिर मध्य प्रदेश में जो कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं वो एक विषय था और दूसरा टीकाकरण का अभियान कैसे चल रहा है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि टीकाकरण का जो अभियान है मध्य प्रदेश में, जो कोरोना वैक्सीनेशन है, वो तो वो कहते हैं कि बिल्कुल जैसा सरकार के टारगेट है उस हिसाब से वो चल रहा है। लेकिन इस बारे में जहाँ तक कोरोना के फैलने का सवाल है, ये एक चिंता का विषय है क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है मध्य प्रदेश में, संक्रमण दर, वो 5.2% अभी हो चुकी है और इंदौर का आंकड़ा तो और डराने वाला है। 8% से ज़्यादा इंदौर में अभी जो संक्रमण दर है कोरोना की हो चुकी है और 250 से ज़्यादा केस आ रहे हैं रोज़, लगभग 200 केस भोपाल में आ रहे हैं। इसके अलावा नए हॉट स्पॉट के तौर पे ग्वालियर, जबलपुर ये शहर उभर रहे हैं। और सुबह से मैं आपको दिखा रहा था कि कई लोग थे, जैसे हमारे पीछे खड़े शख्स हैं, इनका मास्क से इनका कोई वास्ता नहीं है। मास्क क्यों नहीं पहने आप? सर लगाना भूल गए, लगाना भूल गए, ऑफिस में रखा हुआ है ऊपर। गलती है तुम्हारी? जी गलती है ना। जी आगे से नहीं करेंगे सर। देखिए, इन्हीं के साथ ऐसे जागरूक लोग भी हैं जो मास्क लगाए हुए हैं। जब आपके बाजू में ये बगैर मास्क लगाए आते हैं तो ऐसे लोगों से आप क्या कहोगे? सर अब सबसे तो नहीं लड़ सकते हम, धीरे धीरे हमको सबको बोलना पड़ता है या हमको खुद साइड में हो जाना पड़ता है अपने बचाव के लिए। क्योंकि अगर हम किसी से लड़ने जाएं या किसी से कहने भी जाएं तो लोग कहते हैं हमको पता है, 1 साल से टीवी पे हम यही देख रहे हैं, वो कुछ होता नहीं है। मतलब लोग, हर व्यक्ति के पास अपना एक अलग बहाना होता है, अपना बहाने मतलब मास्क ना पहनने के बहाने, ना पहनने के बहाने होते हैं, मास्क ना पहनने के रीजन होते हैं। देखिए अब देखिए, जैसे कैमरा चला उन्होंने तुरंत ऊपर चढ़ा लिया। आपने कैमरा देख के मास्क क्यों लगाया? कैमरा देख के नहीं सर, लगा हुआ है हमारा तो पहले। हमने अपनी आंखों से देखा था। नहीं सर, ठीक है मनोज, आप रहिए जरा साथ। इस बीच देखिए, ये लापरवाही जो है ये समझ नहीं आ रही, इन्हीं लोगों को भारी पड़ने वाली है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार ने केंद्र के भेजे गए सभी टीकों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने 50% से ज्यादा कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया और लिखा कि महाराष्ट्र सरकार ने 12 मार्च तक राज्य को भेजे गए 54 लाख टीकों में सिर्फ 23 लाख टीकों का इस्तेमाल किया। 56% टीकों का इस्तेमाल नहीं हुआ और अब शिवसेना के सांसद राज्य के लिए और वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। पहले महामारी के दौरान अव्यवस्था और अब टीके लगने में भी। विक्रांत हमारे साथ लगातार मौजूद है। विक्रांत, देखिए, अब ये सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जो टीके वैक्सीन भेजी गई है वो भी पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कई वैक्सीन वहां बर्बाद हो रही हैं, यानी अव्यवस्था सिर्फ उस समय नहीं थी
जब वहां पर कोरोना केसेस बढ़ रहे थे, अब जब दोबारा से केसेस वहां पर बढ़ रहे हैं तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो चाहे और ढिलाई हो, सारी ढिलाई वहां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हो रही है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात जो थी कि कल भी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के जरिए एक चिट्ठी भेजी गई थी महाराष्ट्र में, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के जरिए लापरवाही बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो टेस्टिंग में हो, ट्रेसिंग में हो या फिर ट्रैकिंग में हो, तो लगातार लापरवाही हो रही है, जिसका खामियाजा सामने ये आ रहा है कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी कारण इसको तुरंत दूर करने की हिदायत दी गई थी। आज वैक्सीन को लेकर के जो राजनीति भले ही चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार का साफ ये कहना है कि 55% से ज्यादा जो वैक्सीन वहां पर भेजी गई है वो अभी प्रयोग नहीं हो पाई है, तो उसको पहले यूज करना चाहिए और उसके बाद इस तरीके के सवाल उठाने चाहिए कि वैक्सीन और ज्यादा चाहिए। दूसरी बात, राज्यों को उस तरफ ध्यान देना ही होगा, क्योंकि वैक्सीन एक बार खुलने के बाद अगर उतने मरीज वहां, उतने माफ कीजिएगा सामान्य लोग वहां पर नहीं होंगे जो कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए आए हुए हैं, तो वो बाकी की वैक्सीन खराब हो जाएगी। तो राज्यों को अपना प्रबंधन इस तरीके से करना होगा कि एक बार जब वैक्सीन की डोज खुले तो वहां पर उतने लोग मौजूद रहे जिनको कोरोना का टीका लगना है, ताकि जो उसकी वेस्टेज है उसको मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम किया जा सके। और यही आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी बैठक में मुख्यमंत्रियों को कहा। ठीक है विक्रांत, आप रहिए साथ। तो देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कुछ राज्यों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने राज्य सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद कई राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी और प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू तक लगाए गए हैं। फिर टूटा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मरीज। देश में इस वक्त 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज। लौट रही है महामारी। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब में लगातार सामने आ रहे नए मरीजों की संख्या ने चिंता बढ़ा दी है और महाराष्ट्र के हालात से कोरोना की दूसरी लहर जैसे संकेत मिलने लगे हैं। कोरोना से बचने के नियमों की अनदेखी से हालात कहां पहुंच गए, ये आंकड़े बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 24,492 मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,14,09,831 हो गई है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या अब 2,23,432 है और कोरोना से ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 1,10,27,543 है। देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही जिम्मेदारी की जगह लापरवाही ने पैर पसारना शुरू कर दिया। खत्म होता दिख रहा कोरोना फिर से लौटता नजर आने लगा है। हालांकि सरकार की कोशिशों के बाद अब देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा चुके हैं, लेकिन दवाई के आते ही बढ़ती गई ढिलाई भारी पड़ने लगी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री लोगों से तो बार बार अपील कर ही रहे हैं, साथ ही मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर खतरे को लेकर आगाह कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीज की चिंता की है बारीकी से, कोविड के हर खंड। और अभी जो वैक्सीन की बात है, 3 बैठकें हो चुकी है उनकी अध्यक्षता में, उन्होंने किया है उनकी पहल पर, और वो एक एक चीज को गंभीरता से ले रहे हैं। और देश के अंदर जिस राज्यों में भी कोविड का थोड़ा भी बढ़ने की बात हुई है, वो संकेत भी करते रहते हैं, सावधानी भी बरतने के लिए कहते हैं। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों ने देश की चिंता बढ़ाई है। अकेले महाराष्ट्र में इस वक्त देश के कुल कोरोना मरीजों के आधे से ज्यादा मरीज हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के 17,864 नए मरीज सामने आए और इसी दौरान 87 की मौत हो गई। नए मरीजों के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा 23,47,328 हो गई है। यहाँ अब तक कुल 52,996 लोगों की मौत हो चुकी है।
मुंबई में ही बीते 24 घंटे में कोरोना के 1922 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 4 की मौत हो गई। इसी तरह नागपुर में बीते 24 घंटे में 2587 नए मरीज सामने आए, जिनमें 18 की मौत हो गई। नागपुर में इस वक्त कोरोना के 18,980 मरीज हैं, तो पुणे में सबसे ज्यादा 26,468 मरीज हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर जैसे हालात बताए जाने लगे हैं। जब हालात ऐसे हो तो राज्य सरकार और प्रशासन की सख्ती लाजमी है। देश में ऐसे कुछ शहर है जहां काफ़ी ख़राब हालात है, उसमें नागपुर भी एक है। पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो नागपुर में 2500 के ऊपर मामले आए हैं। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है, इसके बावजूद भी बड़ी मात्रा में लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि लोग सवेरे से इधर उधर घूम रहे हैं, बाहर निकले अपने टू व्हीलर से घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, तो लोग अपने अलग अलग काम से नागपुर के सड़कों पर दिख रहे हैं। नागपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लग चुका है। सख्ती का आलम यह है कि नागपुर के यशवंत स्टेडियम इलाके की एक बस में कोरोना के नियमों की अनदेखी कर ज्यादा यात्रियों के सवार होने की शिकायत मिली, तो पुलिस ने छापेमारी कर बस मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। थोड़ा अंतर पर खड़े रहो आप लोग, आपस में थोड़ा दूर दूर खड़े रहिए। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए बीएमसी ने 17 मार्च से मुंबई के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी कोरोना धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाने लगा है। बीते 15 दिनों में गुजरात में रोज आने वाले मरीजों की संख्या दुगनी होने लगी है। गुजरात में 1 मार्च को कोरोना के 427 मरीज थे, तो 15 मार्च को यहां 800 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले। सूरत के अलग अलग स्कूलों में अब तक 31 छात्र और 1 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी वजह से सूरत में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए ही मंगलवार को भारत इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेला गया क्रिकेट मैच बिना दर्शकों के हुआ। गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना का असर मध्य प्रदेश पर भी नजर आने लगा है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 817 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में इस वक्त कोरोना के 5287 मरीज हैं। बीते 24 घंटे में इंदौर में 264, भोपाल में 196, जबलपुर में 44 और ग्वालियर में 30 नए मरीज सामने आए। पंजाब में भी कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। पंजाब में बीते 24 घंटे में 1843 लोग कोरोना की चपेट में आए। इस दौरान कोरोना की वजह से 38 लोगों की मौत हो गई। बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। लुधियाना, जलंधर, कपूरथला, मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, नवा शहर, होशियारपुर और रूपनगर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। पंजाब में बोर्ड की परीक्षाएं भी 1 महीने के लिए टाल दी गई हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना के मरीजों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या देश कोरोना की दूसरी लहर की तरफ बढ़ रहा है? और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बागडोगरा से, जहां पर चीन के 2 नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी आधार कार्ड इनके पास से बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको दे दें, जो जानकारी मिल रही है बागडोगरा से, बड़ी खबर, 2 चीनी नागरिक जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी आधार कार्ड इनके पास से बरामद हुआ है। बागडोगरा से ये पकड़े गए हैं दोनों ही शख्स, जो चीनी नागरिक बताए जा रहे हैं, और इनको अभी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। आगे की पूछताछ इनसे हो रही है। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया, ये बताया गया कि फर्जी आधार कार्ड इनके पास था। बागडोगरा से ये गिरफ्तारी हुई है और अब आगे की जांच इस दिशा में चल रही है कि आखिरकार ये लोग कैसे यहाँ पहुंचते हैं और फर्जी आधार कार्ड इनका कैसे बना, कौन कौन इस धंधे में लगा हुआ है। इन सभी पहलुओं पर देखिए अभी जांच होगी। जो बड़ी खबर आ रही है, 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी आधार कार्ड इनके पास से बरामद हुआ है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी इनके गैंग में हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी इन दोनों से ही पूछताछ भी हो रही है। 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए। किस तरीके की मंशा इनकी थी, ये अभी जानने की कोशिश होगी। जो सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं
जानकारी मिल रही है कि फर्जी आधार कार्ड इनके पास था, जो अभी फिलहाल बरामद किए गए हैं। बागडोगरा से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दोनों को फिलहाल कब्जे में लेकर लगातार पूछताछ हो रही है। तो चीन के 2 नागरिक फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। क्या कुछ और लोग भी ऐसे ही हैं जो अभी फर्जी आधार कार्ड लेकर भारत में हैं? उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। अब पूछताछ इनसे हो रही है। एक के बाद एक कई राज जो है वो बेपर्दा होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बागडोगरा से, जहां पर 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। बंगाल में सियासी बाजी मारने के लिए बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावी दंगल जारी है। और इसी बीच बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में पिछड़ी जातियों को अपने साथ लाने के लिए एक बड़ा दांव चला है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक ऐलान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। कल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि अगर बंगाल में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो भविष्य में महिष और तिली जैसी जातियों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। दरअसल नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में महिष वोटरों की तादाद बहुत बड़ी है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहीं से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ममता की पुरानी करीबी और अब बीजेपी दल में शामिल हो चुके शुवेंदु अधिकारी पर दांव खेला है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरक्षण को लेकर बड़ा चुनावी वादा किया। नड्डा ने कहा कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो आयोग बनाकर कुछ और जातियों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की जाएगी। ममता जी ने हमारे हिंदू धर्म के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे महिष्य, जैसे तीली आदि का आरक्षण का अधिकार से उनको वंचित रखा। आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। जेपी नड्डा के ऐलान के साथ ही महिष जाति अचानक चर्चा में आ गई है। अब आपको बताते हैं कि बंगाल में महिष वोटर क्यों खास हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ ये महिष वोटर थे। बीजेपी महिष वोटरों को अपने पाले में रखने में जुटी है। महिष नेताओं के जरिए वोट बढ़ाने की कोशिश है। नंदीग्राम सीट पर महिष समुदाय का बड़ा असर माना जाता है। 2011 में महिष समुदाय के वोटर ममता के साथ थे। टीएमसी के हिंदू वोट बैंक के लिए महिष समुदाय अहम है। महिष वोट छिटके तो टीएमसी को नुकसान होगा। अब बात ममता के चुनावी पिटारे की। आज ममता का चुनावी पिटारा खुलने वाला है और सबकी नजर इसी पर है। लोग जानना चाहते हैं कि तीसरी बार बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए ममता क्या वादे करेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी टीएमसी की तरफ से कुछ बड़ी योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए जी जान से प्रचार अभियान में जुटी हैं और इसी कड़ी में ममता की पार्टी टीएमसी विधानसभा चुनावों के लिए आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। ममता बनर्जी आज झारग्राम में 2 रैलियों को संबोधित करने के बाद कोलकाता लौटेंगी और शाम को करीब 5 बजे के आसपास घोषणा पत्र जारी कर सकती हैं। टीएमसी का घोषणा पत्र पहले 11 मार्च को जारी होना था, लेकिन ममता बनर्जी के पैर में चोट लगने के बाद कार्यक्रम को टाल दिया गया। तो आज घोषणा पत्र सामने आ सकता है टीएमसी का और उसमें देखना होगा कि आखिरकार कौन से वादे जनता से किए जाते हैं। शाम 5 बजे के बाद बताया जा रहा है कभी भी ये घोषणा पत्र टीएमसी की तरफ से जारी हो सकता है। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो एक नई दुनिया बना दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 13 मार्च को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर मिलिए सबसे मुश्किल वाद्य में से एक वायलिन की वो कलाकार जो विदेश में भी सुर के झंडे गाड़ चुकी हैं। मिलिए गोवा की 14 साल की एंथिया डियाज से। सिर्फ 6 साल की उम्र में वायलिन बजाने की दीक्षा ले रही एंथिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रसिद्धि पाने वाली सबसे छोटी भारतीय वायलिन वादक हैं। रोज 4 घंटे रियाज करने वाली एंथिया प्रोग्रेसिव म्यूजिशियन के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर जीतने वाली इकलौती हिंदुस्तानी है। और अब जल्द ही वो न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में वायलिन बजाने वाली सबसे छोटी भारतीय भी बनने जा रही हैं। एंथिया ने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से प्रतिष्ठित लेवल 4 डिप्लोमा लिया है।
वो कठिन से कठिन वेस्टर्न क्लासिकल कंपोजिशन भी बखूबी बजा लेती हैं। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर मिलिए भारत की वायलिन गर्ल से।